फाइनली मेरे पास रैंकिंग आ चुकी है इंडिया के टॉप स्मार्टफोन ब्रांड्स की। कौन सा ब्रांड यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है, कौन सा ब्रांड यहाँ पे सेकंड आ रहा है, और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले इंडिविजुअल ब्रांड की, यानी कि सब ब्रांड को अलग कर रखा है हमने। और सारी रैंकिंग में आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली 2025 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन पिछले पूरे साल के अंदर यहाँ पे किस कंपनी ने सबसे ज्यादा फोन बेचे, कौन सी कंपनी का फोन यहाँ पे सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा, और कौन सी कंपनीज ने यहाँ पे इंडिया में सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोथ दिखाई। और इसी के साथ ही यहाँ पर मैं आपको ग्लोबल लेवल की रैंकिंग का भी आइडिया दूंगा कि इंडिया का मार्केट तो ठीक है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले बात करता हूं, यहाँ पे इंडिया में जो नंबर 1 कंपनी बन के बैठी हुई है वो है वीवो। वीवो के पास पूरे 2024 में तकरीबन 16% का मार्केट शेयर है। और हाँ, मैं वीवो की बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने आईक्यू को इंक्लूड नहीं किया। आईक्यू की बात बाद में करूंगा, लेकिन वीवो जैसी कंपनी का जो वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट सेलिंग फोन रहा है ना, वो रहा है इनका वीवो T3X। T3X इनका बहुत ज्यादा बिका लास्ट ईयर। वीवो की वाई सीरीज चली और इवन वी सीरीज ने भी काफी कमाल करके दिखाया, खास तौर पे ऑफलाइन सेंट्रिक में। वीवो जैसी कंपनी अपने मोस्टली फोन्स को ऑफलाइन बेचती है, लेकिन इस बार फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर भी वीवो के फोन्स काफी ज्यादा छाए रहे। और टी सीरीज जो थी इनकी, वो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन के अंदर ज्यादा पॉपुलर रही, और ऑफलाइन में वाई सीरीज और वी सीरीज ने धूम मचाई। हालांकि एक्स सीरीज को भी रिस्पॉन्स काफी अच्छा था, लेकिन एक्स सीरीज देखा तो इतना ज्यादा सेल्स नहीं होती। और 2024 में वीवो ने अपना X Fold 3 Pro भी निकाला था, लेकिन वो भी इतना ज्यादा सक्सेसफुल डिवाइस नहीं था। वीवो ने अपनी बहुत ही स्मार्टली अपनी पूरी पोजीशनिंग चेंज करी है, और प्रोडक्ट चेंज करा है, वैल्यू पोजीशनिंग चेंज करी, अपने को प्रीमियम दिखाया, और यहाँ पे मार्केट के अंदर नंबर 1 पोजीशन अचीव करी है, जो कि बहुत ही ज्यादा सरप्राइज लगता है। क्योंकि कुछ साल पहले तक वीवो टॉप 5 के अंदर में 4th या 5th पोजीशन पर आती थी, लेकिन वहां से नंबर 1 पे जाना एक स्मार्ट मूव उन्होंने किया। लेकिन जो सेकंड पोजीशन है वो काफी इंटरेस्टिंग है, वो है सैमसंग की। सैमसंग देखा तो मार्केट शेयर है 13.2%, और पिछले साल से बात करें तो माइनस का 19.4% हुआ है, यानी कि 19.4% इसका मार्केट शेयर पिछले साल से कम हो गया 2023 और 24 में अगर मैं कंपेयर करूं तो। लेकिन इसके पीछे का रीजन बताऊं क्या? सैमसंग के जो प्रोडक्ट्स से पहले बिकते थे अपने ब्रांड वैल्यू के ऊपर, ब्रांड नेम के ऊपर, आज भी ब्रांड नेम पे अपने सैमसंग अपने प्रोडक्ट्स बेच लेता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऐसे कि जो कंपटीशन से यहाँ पे कमी खा रहे हैं, खास तौर पे बजट और मिड रेंज फोन्स की। जहाँ पे बात करें ए सीरीज के फोन, एम सीरीज के फोन और एफ सीरीज के फोन, जहाँ पे प्रोसेसर थोड़ा वीक है, कुछ जगह कैमरास वीक है, कुछ जगह वन यूआई को भी थोड़ा सा फीचर्स वाइज कम कर दिया गया है। और इन कुछ चीजों के कारण यहाँ पे सैमसंग थोड़ा सा पीछे रहा। अपनी प्रोडक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने की बजाय उसने थोड़ा मार्केटिंग के ऊपर फोकस किया, जिसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो सैमसंग जैसी कंपनी वो सेकंड पर आ गई और वीवो जैसी कंपनी फर्स्ट पे आ गई। हालांकि सैमसंग के पास कुछ अच्छी बात है कि सैमसंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पे फोकस करता है। और ओवरऑल इंडिया के बारे में बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन में जब हम बात करते हैं तो बहुत ही नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है। मतलब पिछले साल का डेटा अगर मैं बात करूँ तो 51% फोन ऑफलाइन बिके और 49% ऑनलाइन बिके। और ऑनलाइन में फ्लिपकार्ट ने ज्यादा डोमिनेंस दिखाई और उसके बाद अमेज़न यहाँ पर आया। लेकिन फ्लिपकार्ट अमेज़न तो अच्छा कर रहे हैं, इसके साथ ऑफलाइन सेंटर्स भी कर रहे हैं, और सैमसंग भी अपने आप की ऑफलाइन में बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। अगर सैमसंग अपनी प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी में थोड़े चेंजेस करे तो बेटर परफॉर्म कर सकता है, खास तौर पे मिड रेंज वाले सेगमेंट में। इसके साथ एक बहुत ही अच्छी चीज बता देने वालों, वो यहाँ पर ये कि जो सैमसंग जैसी कंपनी है ना, यहाँ पे अपने प्रीमियम और फ्लैगशिप में तो अच्छा कर रही है। S24 एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट यहाँ पे साबित रहा है। इवन यहाँ पे उन्होंने सैमसंग ने S23 को भी यहाँ पे बेचा, तो S सीरीज फ्लैगशिप में तो काफी कमाल है। लेकिन फोल्डेबल फोन जो रहते हैं वो कॉर्पोरेट के अंदर ज्यादा बेचे, और फोल्डेबल के अंदर इतनी ज्यादा ग्रोथ सैमसंग को नहीं मिली। तो देखने वाली बात है कि 2025 में क्या चेंजेस करते हो। प्रोडक्ट अगर कुछ इंटरेस्टिंग है तो शायद नंबर 1 पोजीशन बन सकते हैं। लेकिन नंबर 3 पर हमारे पास एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं था कि नंबर 3 पे कंपनी कभी भी यहाँ पर आ सकती है, और वो है ओप्पो। अब ओप्पो जैसी कंपनी के अंदर बात करें तो तकरीबन 12% का मार्केट शेयर है। पिछले साल 10% था, उसके बाद 12% आ गया, तो बहुत बड़ा जंप है। इसके साथ अगली चीज बता देना चाहता हूँ, ओप्पो जैसी कंपनी ने 2024 में एक भी ढंग का फोन नहीं निकाला, और जो फोन निकाले थे वो रीनो सीरीज के निकाल लेते हैं, और रीनो सीरीज एक तरह से फ्लैगशिप है, और रीनो सीरीज इतनी ज्यादा मार्केट में पॉपुलर है भी नहीं। मोस्टली ओप्पो अपनी ए सीरीज और एफ सीरीज को बेचता है, और वहां पर उसने ड्यूरेबिलिटी दिखाई, IP69 रेटिंग दिखाई, AI बहुत ज्यादा दिखाया, और हैवी मार्केटिंग के कारण ही ओप्पो यहाँ पे आगे बढ़ा है। इसके अलावा ओप्पो यहाँ पे बिल्कुल भी आगे नहीं जा पाए, तो ये एक चीज थी। इसके अलावा देखा तो ओप्पो को बस ये है कि बस मार्केटिंग कर करके लोग अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन जब इन द एंड जब प्रोडक्ट की सच्चाई, प्रोडक्ट की क्वालिटी जब लोगों को पता चलेगी, तब हो सकता है ओप्पो से लोग यहाँ पे थोड़ा दूर भागे। ये शॉर्ट टाइम बस्ट है, लॉन्ग टर्म तक इस चीज को सस्टेन नहीं किया जा सकता। इसके बाद बात करना चाहूंगा Xiaomi की। Xiaomi के अंदर मैं बात करना चाहूंगा, Xiaomi ग्रुप जो रहता है इसके अंदर सिर्फ Xiaomi है, और Redmi के फोन से पोको इंक्लूड नहीं किया, और Xiaomi के Xiaomi 14, Xiaomi 14
CV के बारे में नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कम चांसेस लेते हैं। एक्चुअली में Xiaomi के अंदर जो Redmi के अंदर जो सबसे ज्यादा फोन जो बिका है वो Redmi 13C है। यस, 10-15 हजार रुपए की रेंज में Redmi 13C, Redmi 13, Redmi Note 13 सीरीज जो रहते हैं ये यहाँ पे बिकते हैं। Xiaomi और Redmi के साथ अभी है कि बजट फोन्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, ऑफलाइन के ऊपर अपनी ये पकड़ यहाँ पे मजबूत कर रहे हैं, जिस कारण से ऑफलाइन वाले टारगेट सेगमेंट को पकड़ा जा सके। ऑनलाइन के ऊपर पोको ज्यादा फोकस करता है, Xiaomi अभी भी ऑफलाइन के ऊपर ज्यादा फोकस करता है और ऑफलाइन पर भी कुछ इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट ये लोग निकाल रहे हैं। लेकिन एक बात अच्छी करी Xiaomi ने पिछले साल, अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को छोटा कर दिया, लिमिटेड कर दिया, और देखा जाए तो ओप्पो के बराबर का ही मार्केट शेयर लगभग 12% के अराउंड का है। लेकिन ओप्पो का थोड़ा सा ज्यादा होता है, Xiaomi का थोड़ा कम है, इसलिए Xiaomi 4th पोजीशन पर है। लेकिन Xiaomi ने एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाई है और टॉप 5 में ही यहाँ पर खेल रहा है। लेकिन एक बात है कि Xiaomi एक बार नंबर 1 पोजीशन से गिरा है तो दोबारा से नंबर 1 पोजीशन ये लोग अचीव नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि अगर मैं पोको को इंक्लूड कर भी दूं तब भी वीवो और iQOO से आगे नहीं निकल पाते, तो ये भी एक चीज रहेगी। इसके बाद मैं आपको ये बात बता देना चाहूंगा कि यहाँ पे Xiaomi जो है ना, उसको यहाँ पे थोड़ा सा और बेटर करने की जरूरत है और आगे चल के और अच्छा कर सकते हैं। और 5th पोजीशन पर है मेरे पास Realme की स्ट्रेटजी सिंपल से कि मार्केट में मल्टीपल फोन्स निकाल दो, मार्केट को इतना ज्यादा फ्लड कर दो कि उसके पास ढेर सारे प्रोडक्ट हो, लोग उनके प्रोडक्ट में से चूज करें, इसलिए Realme यहाँ पे फोकस कर रहा है। लेकिन Realme का जो मेजर फोकस है वो स्मार्टफोन्स पर है, खास तौर पे GT सीरीज को वापस लेकर आए, लेकिन उतना अच्छा सेल्स में रिस्पॉन्स नहीं मिला। नंबर सीरीज उनकी चल रही है, लास्ट ईयर P सीरीज निकाली वो, और जो Narzo सीरीज होती है वो उनकी बहुत ही ज्यादा बिकती है। लेकिन Realme के साथ एक छोटी सी चीज है कि Realme के जो इतने भी बाकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो थे वहां पे वो अपनी सक्सेस रेप्लिकेट नहीं कर पाए। हालांकि स्मार्टफोन में बात कर रहा हूं, लेकिन स्मार्टफोन पे वो बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत सारे फोन्स निकाले, लेकिन बाकी जो प्रोडक्ट लाइनअप निकाली थी, Realme पैड, Realme का लैपटॉप, Realme का टीवी, वैक्यूम क्लीनर, बहुत सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे बंद भी कर दी है। तो अब देखने की Realme इतनी सारी सीरीज निकाल रहा है तो उनको अपडेट कैसे देता है, आफ्टर सेल सर्विस कैसे देता है और कितने लंबे समय तक चल पाता है, ये भी एक चीज रहेगी Realme के साथ। और इसके बाद मैं बात कर सकता हूँ 6th पोजीशन है एप्पल की। एप्पल का इंडिया में मार्केट शेयर है 8.2% और एप्पल के बारे में बात है कि यूएसए, चाइना, जापान के बाद 4th लार्जेस्ट मार्केट एप्पल के लिए इंडिया होता है। इंडिया में लास्ट ईयर आप बिलीव नहीं करोगे iPhone 13 भी बिका है, iPhone 14 बिका, iPhone 15 बिका है और इन सब की सेल iPhone 16 से ज्यादा हुई है। iPhone 16 उतना ज्यादा सेल्स जनरेट नहीं कर पाए, इनिशियली हाइप में बिका है और एप्पल इंटेलिजेंस के सारे फीचर नहीं है और एप्पल इंटेलिजेंस भी फीका रहा। लेकिन फिर भी एप्पल ने बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया और बेस मॉडल iPhones के और ज्यादा निकाले। आने वाले समय में एप्पल अपने और भी अफोर्डेबल आईफोन और भी प्रोडक्ट निकालेगा, इस साल iPhone 17 को भी निकालेगा, उससे भी एप्पल एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड कर सकता है। इसके साथ ही फ्लिपकार्ट की जो सेल आती है, ऑनलाइन सेल्स आती है, वहां पर भी बेच रहा है और ऑफलाइन के अंदर भी मेजॉरिटी चंक आ रहा है एप्पल का। एप्पल ने बहुत ही अच्छी पोजीशन डोमिनेट करी है और एप्पल ने ये इंश्योर किया कि जो लोग एप्पल का आईफोन ले वो एप्पल के आईफोन पर ही अपग्रेड करें। तो एप्पल ने अपनी ब्रांड वैल्यू टारगेट तो बहुत ही ज्यादा सॉर्टेड और बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और देखने वाली बात है क्या इस साल एप्पल टॉप 5 के अंदर अपनी जगह कभी बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, ये देखते हैं। इसके बाद 7th पोजीशन पर है मेरे पास मोटोरोला और मोटोरोला के बारे में बात है कि वन ऑफ द हाईएस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन ब्रांड इंडिया का, इसके पास तकरीबन 6% का मार्केट शेयर है। और जब से मोटोरोला ने मार्केट के अंदर अपनी हैवी एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग पे ज्यादा फोकस किया तो मोटोरोला के फोन भी बिके हैं। एज सीरीज वगैरह अच्छे, लेकिन मोटोरोला की जो सीरीज यहाँ पे सबसे ज्यादा बिकती है वो है उनकी जी सीरीज 15,000 रुपए तक के जितने भी फोन आते हैं वो उनके बेस्ट सेलर हैं और वहां पे मोटोरोला बहुत ज्यादा फोन्स को निकाल रहा है और बेच रहा है। इस वजह से एक अच्छा वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ उसने ले पाया। हालांकि जैसे से मोटोरोला 30,000 के पार फोन्स में जाता है वहां पे मोटोरोला का जो होल्ड होता है वो काफी तेजी से कम होने लगता है। स्पेशली रेजर जैसे फोन वगैरह उन्होंने निकाले थे, लेकिन मोटोरोला वहां पे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। हालांकि मोटोरोला के पास एक अच्छा खासा मार्केट शेयर आ रहा है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अब देखने वाली बात ये रहेगी क्या मोटोरोला आने वाले समय में ये ग्रोथ कंटिन्यू रख पाएगा या फिर यहीं पर ही फिक्स रह पाएगा, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पे आगे और भी ज्यादा आने वाला है। इसके बाद 8 पोजीशन है पोको की। पोको के जो फोन्स है वो फ्लिपकार्ट पे बहुत अच्छा बिक रहे हैं और पोको के पास 2024 में मार्केट शेयर ऑफ 5.6%। खास तौर पे पोको की M सीरीज बिकी है और पोको की जो X सीरीज आई थी वो बिकी है। F सीरीज अच्छा परफॉर्म करती है लेकिन इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं आता। M सीरीज और X सीरीज से लोग बहुत अच्छा करते हैं, इवन फ्लिपकार्ट के ऊपर भी कोशिश करते हैं। और इवन पोको का प्लान इधर ये भी है कि कैसे हम लोग ऑफलाइन वाले सेगमेंट में भी कूदे, तो वो एक अच्छी चीज है। और इसके बाद जिस कंपनी की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा बुरी रही वो है वन प्लस का देखा तो 2024 एक पूरा डाउनफॉल ईयर के रूप में आएगा, क्योंकि कहाँ एक टाइम पे 6th पोजीशन पर आते थे लेकिन फिर सीधे 9th पोजीशन पर आ गए। वन प्लस के अंदर 32% का नेगेटिव ग्रोथ है, 3.9% का ही सिर्फ मार्केट
शेयर है। वन प्लस की जो नॉट सीरीज होती है, जैसे नॉट CE4 लाइट, नॉट CE4, नॉट 4, ये कुछ फोन्स इनके बिके, मार्केटिंग में इन्होंने इन्वेस्ट किया, लेकिन जो साउथ इंडिया से जिनको ऑफलाइन रिटेलर से जो नेगेटिव फीडबैक आया था, जो बैकलैश आया था, वो खास तौर पे ग्रीन लाइन वाली प्रॉब्लम आई थी, वो ऐसे बहुत सारी चीजें। हालांकि वन प्लस ने कमबैक करने की पूरी स्ट्रेटेजी बना रखी है, प्रोजेक्ट स्टारलाइट ला रहे हैं, एक्सटेंडेड वारंटी दे रहे हैं और भी ढेर सारी चीजें कर रहे हैं, जिस कारण से लोगों का भरोसा जीता जा सके। लेकिन 2024 एक लर्निंग ईयर रहा वन प्लस के लिए, जहां पे उन्होंने लोगों के ट्रस्ट और उनके भरोसे को तोड़ दिया। अगर वन प्लस प्रोडक्ट सही निकाले, ड्यूरेबल रहे, रिलायबल प्रोडक्ट रहे, लंबे समय तक अच्छा काम करे, तो एक बहुत अच्छा काम होगा। अगर नहीं करते तो वन प्लस का एक कंटिन्यू जो डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी है वो कंटिन्यू हो सकती है 2025 में भी। इसके बाद 10th पोजीशन है आईकू के साथ। आईकू मोटोरोला के बाद जो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन ब्रांड रहा वो आईकू था। आईकू के पास लगभग 3.3% का मार्केट शेयर है। वन प्लस को वो टच ही कर रहा है, जहां वन प्लस 3.9% पर है, आईकू 3.3% पर है। आईकू की बात यह कि आईकू ने पिछले साल तक सिर्फ ऑनलाइन था, लेकिन अब ऑफलाइन मार्केट के अंदर भी आईकू अपनी एंट्री कर रहा है। आईकू के जो फोन यहाँ पे सबसे ज्यादा बिकते वो उनकी होती है जी सीरीज। जी सीरीज इनकी बहुत ज्यादा चलती है, लेकिन इसके बाद आईकू अपनी नियो सीरीज पे फोकस कर रहा है। आईकू यहाँ पे 13 सीरीज और भी ढेर सारे फोन्स निकालने वाला है और आईकू का एक पोर्टफोलियो यहाँ पे काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड है। लेकिन बात यह कि अपने परफॉर्मेंस ओरिएंटेड डिवाइसेस के कारण उसने पहचान बनाई है और जिन लोगों को गेमिंग सेंट्रिक फोन लेना है, एक हाई एंड स्पेसिफिकेशन वाला फोन लेना है, उनके लिए आईकू यहाँ पे काफी सॉलिड चॉइस हो जाता है। लेकिन आईकू में देखा तो प्रॉब्लम मेरे को क्या लगती है कि अभी भी ब्रांड विजिबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है। आईकू ऑफलाइन में जाएगा और जितना ज्यादा विजिबल होगा उतना अच्छा लोगों के मन में काफी अच्छा परसेप्शन बन सकता है। खास तौर पे लोग वीवो जैसे ब्रांड की बहुत मदद ले सकते हैं और वीवो के अगर ऑफलाइन स्टोर्स पे रखा जाए और गेमिंग सेंट्रिक ग्रुप में डिवाइसेस को रखा जाए तो आगे चल के बहुत अच्छा कर सकता है। इसके बाद देखा तो इंडिया के अंदर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जो ब्रांड रहा था वो था नथिंग। नथिंग का भी मार्केट शेयर यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं रहा, लेकिन लास्ट ईयर नथिंग का फोन 2A और CMF फोन 1 वाकई में बहुत ज्यादा बिके। CMF फोन 1 की तो सेल्स बहुत जबरदस्त थी, हालांकि 2A प्लस इतना ज्यादा नहीं चला। इस साल 3A प्रो लाने का प्लान और नथिंग फोन 3 फाइनली हमें देखने को मिले 2025 में, तो उसका भी हम इंतजार करेंगे। इसके साथ आप लोग को एक बात बता सकता हूँ कि यहाँ पे ट्रांसएंड होल्डिंग थी, तो उसका जो ग्रोथ थी वो यहाँ पे थोड़ी सी रुके। देखो ट्रांसएंड के अंदर आईटेल, टेक्नो, इन्फिनिक्स आते हैं। आईटेल यहाँ पे नंबर 1 है फीचर फोन वाले मार्केट में इंडिया में, जहाँ पे अलग अलग टाइप के फीचर फोन निकालता है। इसके बाद टेक्नो आती है जो ऑफलाइन के अंदर काम करती है, टियर 2 टियर 3 सिटीज के अंदर। यहाँ पे बात करें तो इन्फिनिक्स ऑनलाइन के अंदर करती है, लेकिन आज भी इन्फिनिक्स रहती है ना, इस ब्रांड को कंसिडर नहीं किया जाता टॉप टियर ब्रांड में। एक बार को लोग आईकू, पोको को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इन्फिनिक्स को नहीं करते। देखो इन्फिनिक्स के बात यहाँ पे कि एक तो ब्रांड वैल्यू कम है, ऊपर से इन्फिनिक्स कुछ अपने फोन सही बनाता है, लेकिन आज तक इन्फिनिक्स के किसी भी फोन में स्नैपड्रैगन जैसा प्रोसेसर नहीं आया। इवन इन्फिनिक्स के फोन के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट लेट आते हैं, यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर के वर्जन पुराने होते हैं और सॉफ्टवेयर बहुत ही ज्यादा ब्लोटवेयर के साथ आता है। ये कुछ चीजें हैं जो इन्फिनिक्स को सॉल्व करना पड़ेगी और अपने आप को बेटर प्रोडक्ट के रूप में अगर एस्टैब्लिश करें, मार्केटिंग से ज्यादा इन लोग अपने प्रोडक्ट को ज्यादा बेटर बनाने में खर्च करें ना, तो एक बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि कुछ प्रोडक्ट इनके अच्छे होते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर कुछ चीजों के कारण थोड़े से मात खा जाते हैं। लेकिन टेक्नो, इन्फिनिक्स में पोटेंशियल मेरे को लगता है कि ये लोग कुछ नया अच्छा कर सकते हैं। बस इनको बेटर प्रोडक्ट, यूजर के फीडबैक को सुने तो एक अच्छा काम रहेगा। तो ये एक चीज रहेगी। इसके बाद देखा तो HMD ग्लोबल का भी नाम है, लेकिन HMD ग्लोबल ने नोकिया की ब्रांडिंग टोटली यहाँ पे ड्रॉप कर दी अपने स्मार्टफोन स्पेस में और उनके प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं लगते हैं। लेकिन HMD ग्लोबल फीचर फोन वाले मार्केट में अच्छा कर रहा। लावा का भी नंबर यहाँ पर आता है जो HMD ग्लोबल से थोड़ा सा आगे है, लेकिन लावा के जो फोन थे खासतौर पर ब्लेज सीरीज वो चली। अग्नि 3 उनका एक अच्छा फोन था जिसे लोगों ने यहाँ पे पसंद किया था और लावा के साथ बात है कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग साइड को उसने स्ट्रॉन्ग कर रखा है और लावा अपने फीचर फोन के साथ यहाँ पे तेजी से लगा हुआ है। तो ये एक चीज होती है लावा के साथ। तो ओवरऑल देखा तो इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट में चल रहा है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे जब आते हैं तो चीजें थोड़ी सी अलग है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे कहानी में बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी तक मैं इंडिया की बात कर रहा था और इसके बाद जब मैं पूरे वर्ल्ड की बात करता हूँ तो यहाँ पे दुनिया की जो नंबर 1 कंपनी निकल कर रही है स्मार्टफोन शिपमेंट में वो है एप्पल। एप्पल ने 232 मिलियन फोन बेचे, यहाँ पे 18.7% का मार्केट शेयर है, जो कमाल का है। जहाँ पे एप्पल अपने पुराने आईफोन्स में आईफोन्स को बेच रहा है और एक तरह से देखा तो एप्पल यहाँ पे अपना पीक महसूस कर रहा है, लेकिन पीक के बाद एक डाउनफॉल आता है। देखने वाली बात होगी एप्पल के साथ क्या रहता है। इसके बाद बात की जाए तो सैमसंग है जो 18% के मार्केट शेयर को लेके बैठा हुआ है। सैमसंग की A सीरीज ग्लोबल लेवल पे काम करती है, S24 भी ग्लोबल लेवल पे बिका, अभी S25 की भी सेल्स ग्लोबल लेवल पे काफी सही चल रही है। देखने वाली बात है कि आगे चल के सैमसंग के साथ क्या रहता है ग्लोबल लेवल पे इनकी सेल्स के अंदर। इसके अलावा बात करें तो Xiaomi जैसी कंपनी ने ग्लोबल लेवल पे बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है, खासतौर पर चाइनीज मार्केट और यूरोपियन मार्केट में 13.6% का शेयर लेके बैठी है और अपने
अपने प्रीमियमाइजेशन जो ग्लोबल लेवल पे फॉलो कर रही है वो उनके लिए काम कर रहा है। इंडिया में रेडमी चलता है, ग्लोबल लेवल पे Xiaomi चल रहा है, तो वो एक सही चीज है इनके लिए। इसके अलावा फोर्थ पोजीशन सरप्राइजिंगली ट्रांससाइन होल्डिंग की, जिसके अंदर आईटेल, टेक्नो, इन्फिनिक्स है, और ये तीनों कंपनीज मिलके लिटरली फोर्थ पोजीशन पर आई है। और मोस्टली लोग अफ्रीकन कंट्रीज जो रहती है उसको टारगेट करते हैं, जो अभी भी डेवलप हो रही है, और वहां पे इन्होंने अपना बहुत अच्छा होल्ड बना रखा है, जिस कारण से लोग फोर्थ पोजीशन पे लेके आ रहे हैं। एल्स इंडिया, यूरोप, ये जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज होती है वहां पे ट्रांससाइन होल्डिंग का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है ही नहीं यहाँ पे। इसके अलावा फोर्थ पोजीशन पर आती है ओप्पो 8.5% मार्केट शेयर के साथ, और ओप्पो के अंदर यहाँ पे OnePlus इंक्लूडेड है ग्लोबल लेवल पे। और ग्लोबल लेवल पे ओप्पो OnePlus की स्ट्रेटेजी है कि ओप्पो को प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी, और यूरोपियन मार्केट वगैरह में फोल्डेबल फोन ओप्पो अपने ब्रांड के अंदर ले जाएगी, और ओप्पो ब्रांड के अंदर ही OnePlus को एक सब ब्रांड के रूप में ट्रीट किया जाएगा। इसलिए इंडिया के अंदर देखा तो दोनों भले अलग अलग काम करे, लेकिन जब प्रोडक्ट डिसाइड की बात आती है कि कौन सी कंपनी को कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, OnePlus थोड़ा पीछे हो जाता है। इसलिए इस साल OnePlus अपना Open 2 भी नहीं लेकर आ रही है, जो फोल्डेबल था इनका, और सारे फोल्डेबल ओप्पो के पास चले गए। तो देखा तो ये कुछ चीजें फ्लैगशिप वगैरह अच्छा कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी थोड़ी सही करने की जरूरत है ओप्पो और OnePlus को। यानी कि अगर इसी तरीके से चलता रहा, OnePlus ओप्पो में थोड़ा कंफ्यूजन चलता रहा कि ये फोन हम इसे देंगे, ये फोन उसको देंगे, तो देखा जाए तो थोड़ा सा चीजें बैलेंस हो सकती है। दोनों को अगर इंडिपेंडेंट रख के चलाते ना तो बेटर चीज यहाँ पे हो सकती थी। तो ओवरऑल बात किया तो ये थी कुछ कहानी इंडिया ग्लोबली स्मार्टफोन मार्केट की। इंडिया ग्लोबल लेवल पे बहुत सारी चीजें चल रही है, और एक फैक्टर मैं सरप्राइजिंगली देख रहा हूँ कि इंडिया के अंदर EMI वाली स्कीम बहुत तेजी से पॉपुलर हो रही है, जिसका मतलब है कि ऑफलाइन में फोन बिक रहा है, EMI पे फोन बिक रहा है। और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जो EMI ऑप्शन चूज किया जा रहा है मार्केट में, वो है 24 मंथ्स की नो कॉस्ट EMI, जो बहुत ज्यादा चल रही है। इसके अलावा अगला जो ऑप्शन यहाँ पे जो देख रहा हूँ मैं, जो ट्रेंड देख रहा हूँ, वो है AI का। AI आपको भी मालूम है कि इतना बड़ा कोई फीचर है नहीं, गिमिक के आधे फोन के अंदर ये सारी चीजें क्लाउड बेस्ड, इंटरनेट बेस्ड है, लेकिन AI के नाम पे कंपनी फोन बिक रहे हैं, गैलेक्सी AI के नाम फोन्स बिक रहे हैं, तो मार्केट में मैं क्या बोलूं। इसलिए एप्पल को भी एप्पल इंटेलिजेंस लाना पड़ा, लेकिन एप्पल के साथ ये चीज बैकफायर हो गई, क्योंकि एप्पल इंटेलिजेंस अच्छी नहीं थी, एप्पल के इंटेलिजेंस के फीचर्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो चीज नहीं चली। लेकिन एंड्रॉइड ने इसका काफी ज्यादा फायदा उठा दिया, और AI हो गई, जेमिनी हो गई, सर्कल टू सर्च हो गया। इस कारण से एंड्रॉइड को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है यहाँ पे, जिस कारण से एंड्रॉइड फोन्स के ऊपर भी थोड़ा वॉल्यूम यहाँ पर आ रहा है, और लोग भी नए फोन अब देख के खरीद रहे कि इस फोन में AI है कि नहीं, 5G है कि नहीं। और 2025 के अंदर आपको स्लिम बैटरी, स्लिम फोन्स का ट्रेंड तो देखने को मिलने वाला है, और प्लस सिलिकॉन कार्बन बैटरीज एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन के रहने वाला है। तो ये कुछ चीजें तो देखा जाए तो ये थी यार स्मार्टफोन ब्रांड्स की रैंकिंग 2025 की स्टार्टिंग में क्या चल रही है, और आने वाले क्वार्टर्स में जो रैंकिंग में चेंजेस होंगे, कौन सी कंपनी कैसा काम करेगी, उसका इंपैक्ट उस पर कैसा पड़ेगा, इन सबको भी अभी हम कवर करते रहेंगे आने वाले समय में। बाय द वे, स्मार्टफोन मार्केट की कहानी ये थी। अगर आपको इस टाइप के एनालिसिस, स्मार्टफोन ब्रांड्स की रैंकिंग और पीछे क्या चल रहा है, कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म, क्या खराब, क्या अच्छा कर रही है, इन सब के बारे में जानना चाहते हो, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करो। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं अपने अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।